अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। 10 रमज़ान उस अजीम शख्सियत का यौम विसाल है जो इस्लाम के क़याम की ऐनी शाहिद, अव्वलीन हामी रिसालत, पुश्त पनाह नबूवत, वालिदाए बतूल, ज़ौजाए रसूल, अताए रब्बानी, ज़ैनब कुलसूम हुसैन हसन की नानी, इस्लाम की खातून अव्वल गोया हवा की सानी, जन्नत मकानी, तबलीग की वजह रवानी, हम सफ़र फ़ख्र मौजूदात, जिनके शौहर नबी खुदा रफ़ीक़ हयात मुस्तफ़ा, जिनकी बेटी उम्मे अबीबा, दामाद शेर खुदा, तौक़ीर चौखटे सरदारुल अंबिया, ताहिरा पारसा कोहे वजूद व सख़ा, मुंबई पारसाई व तक़वा, नासरा मोहसना खातून हिजाज, अक़ील कुरैश, मोहसिन इस्लाम, मलिकतुल अरब, खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिन पर आसमान से सलाम उतरा, बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के ईमान लाने वाली, राह तबलीग में साथ बटाने वाली, महबूब खुदा की दिलजोई करने वाली, मुस्तफ़ा के ज़ख्मों की शाहिद, उम्मत के गम से बोझल क़ल्ब मुस्तफ़ा की तस्कीन का सबब बनने वाली, आपके घर को मस्कन तरवीज दीन बनाने वाली, पाक औलाद के ज़रिए ताने अब्तर से बचाने वाली, वो ज़ौजा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा। 25 साल आपकी खिदमत अक़दस में वक्फ़ किए साल गुजारे। आपकी मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। आपने अपने चचाजाद भाई वर्क़ा इब्न नौफल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात सुने। उलमा यहूद व नसारा से आपकी नबूवत और रिसालत के बारे में ख़बरें आप तक पहुँची और फिर आपके क़ल्ब मुबारक में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तपिश पैदा हो चुकी थी, सफ़र तिजारत में अपने ग़ुलाम के ज़रिए हुज़ूर के अखलाक़ हमीदा और मौजज़ात को सुनकर उनमें मज़ीद इजाफ़ा होता गया। आप फ़िराक़ रसूल में आंसू बहाती, बेक़रार रहती, इश्क़ ईमान बन गया और फिर उसी तड़प ने आपको शरीक हयात सरदारुल अंबिया बना दिया। कुरैश के उन अशराफ ज़ादों से शादी की दरख्वास्त मुस्तरद की और ख़ुद अक़द का पैगाम भिजवा कर कायनात की हर औरत को पैगाम दिया कि रिश्ता अज़दवाज के लिए वो कितनी बाइख्तियार हैं और उसका इंतखाब भी कितना बुलंद होना चाहिए। दौरे जाहिलियत और अरब के दागदार समाज में भी जनाब खदीजा अपनी इफ़्फ़त और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा के लक़ब से पुकारी जाती थी। उनके वालिद कुरैश के एक कामयाब ताजर थे। उन्हें अपने वालिद की महारतें एक ऐसे वक्त में विरासत में मिली जहाँ माशरा मर्दाना गुलबे वाला और ख़तरनाक था। ऐसे माहौल में उन्होंने अपनी दौलत, आला किरदार और हुस्न अखलाक की वजह से नाम कमाया। सीरत खदीजा हमें सबक देती है कि कामयाबी धोखाधड़ी और बेईमानी के बगैर भी हासिल की जा सकती है। दूसरा सबक जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है कि खौफज़दा करने वाले अवामिल की परवाह न करते हुए मकाम व मर्तबा कैसे पाया जाता है। शादी से पहले अम्मा खदीजा बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपकी अजीम कारवान तिजारत में 80,000 से ज़ायद ऊँट थे, सोने से लदी हुई सवारियाँ थीं और फिर यही अरब की मलिका जब अक़द मुस्तफ़ा में आई तो अपने आप को इस्लाम की कनीज़ बना दिया। अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत पैगंबर के कदमों में निछावर कर दी। खुद सख्त तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर की, यहाँ तक के बॉयकॉट की सख्तियाँ आपने बर्दाश्त की। कई दिन फाकों में गुजरे, सिर्फ दरख्त के पत्तों से गुजारा किया करती थी, जिसके नतीजे में आपकी सेहत भी ख़राब हो गई, जो आपकी वफ़ात का सबक बनी। अम्मा खदीजा वो कि जिनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे इससे बेहतर बदल अता नहीं फरमाया। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न सिर्फ दीन इस्लाम की ख़वातीन के लिए बल्कि दुनिया की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल है। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पेशावर के लोगों, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली दफ़ा जलसा कर रहा हूँ जब से एक इम्पोर्टेड हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई। अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। हम सब ने मिल के पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता। एहतसाब नैब का होगा, वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था। इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना की टेबल पर बैठे।
पाकिस्तान को दोबारा गुलामी में धकेलने की साजिश का ये लोग हिस्सा हैं। तो लिहाजा कल पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती के इजलास बुलाने के ऐलान का वो हम मुस्तरद करते हैं। तो भाई जल्दी क्या है, हुकूमत कल शहबाज शरीफ ने ओथ उठाया और सुबह हाई कोर्ट चले गए, हमें बाहर जाने दो, हमें बाहर जाने दो। इतनी तेजी में मत भागे, तेजी में भागने वाला बंदा बहुत जल्दी लुढ़क के गिर जाता है। तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ कुर्सी संभालते ही चाको चौबंद हो गए हैं, विफाक में फुर्तियां दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। कल सरकारी मुलाजिमीन के लिए तनख्वाह बढ़ाई, आज दफातर के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। सरकारी दफातर में सुबह 10 के बजाय 8 बजे से काम शुरू होगा। हफ्तावार छुट्टी 2 के बजाय सिर्फ 1 कर दी गई है। मईशत की बहाली जो नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, बेलगाम मुनाफाखोरों को कैसे कंट्रोल करना है, महंगाई पर कैसे काबू पाना है, माशी माहिरीन से भी मुशावरत शुरू कर दी है। साथ ही कल वजीर आजम सबसे पहले कराची का दौरा करने जा रहे हैं। बरसों से नज़रअंदाज कराची को क्या इस बार ऐलान करदा वो 1100 अरब मिल जाएंगे? वजारतों की तकसीम का शहबाज फार्मूला क्या होगा? इन सब पर बात करूंगी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कमांडर्स का पाक फौज को बदनाम करने के लिए चलाए जाने वाला प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लिया गया। शुरका का मौक़िफ़ रहा कि बाज़ अनासिर गुमराह कुन मुहिम के ज़रिए इदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती मुक़द्दस है। पाक फौज ने कौमी सलामती का बगैर समझौते के तहफ़्फ़ुज़ किया है और करती रहेगी। फोरम ने अस्करी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। फॉर्मेशन कमांडर ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। प्रोग्राम में बात करने के लिए मेहमानों में सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर रहनुमाए। शुक्रगुज़ार जावेद लतीफ़ साहब। सर, सबसे पहले ज़रा ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसका एलामिया आपकी नज़र से गुजरा, कमेंट कीजिएगा सर। देखें, माजी में जब हम बात करते थे, मैं अपनी जमात के हवाले से पहले बात कर लूँ, तो हम बात करते थे कि ये गैर आइनी इक़दाम है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, हम नाम लेकर कहते थे। आज अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही किसी को या हमें नहीं नज़र आ रही, तो हम अपने अदारे कहते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं। उस वक्त भी इज़्ज़त उस वक्त भी करते थे, मगर जो ख़राबियाँ थीं उनका तज़किरा भी करते थे। आज अगर किसी को इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, कोई गैर आइनी कदम किसी इदारे की तरफ से उठा है या कोई गैर आइनी फेल हुआ है सरजद, तो उसका नाम लिया जाना चाहिए। नाम लें, मगर नाम कोई काम हुआ नहीं। आपकी हुकूमत जो गैर आइनी थी, जो हम गैर आइनी उसको कहते आ रहे थे, वो आइनी तरीके से अगर हटी है तो उसको आप आलमी साजिश कहोगे, उसको आप ये ताने दोगे कि अदारे न्यूट्रल नहीं होते। भाई बात ये है कि पूरी दुनिया में ये डिमांड होती है, पाकिस्तान के अंदर भी तमाम अदारों से हमारी डिमांड यही थी कि अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, अदारों को आइनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। अगर आपकी हुकूमत बनाने में और हुकूमत को चलाने में अगर अदारे मददगार रहें तो फिर वो ठीक हैं, और अगर पूरी पाकिस्तानी कौम की डिमांड और आइन पर अमल करते हुए वो न्यूट्रल होते हैं तो फिर तकलीफ़ क्यों है? बात तो सीधी सी है। और आज भी जो कहा गया, मैं किसी तौर पर मुनासिब नहीं समझता कि अगर कोई अदारे न्यूट्रल हो ही गए हैं तो फिर आप उनको अपनी ज़रूरत के तहत क्रिटिसाइज़ करें, और करवाया जा रहा है। और इतनी हिम्मत है तो खुल के उनके हुक्मरान जो सरबराह हैं जमात के, वो खुल के खुद बात क्यों नहीं करते जी? खुद बात करें कि ये गैर आइनी फेल हुआ है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि दुनिया ने या आलमी साजिश मेरे खिलाफ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ रहनुमाओं ने उसी जमात के इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है अपने ट्वीट्स के जरिए। अब आप जावेद लतीफ़ साहब ये बताइए कि इदारों के खिलाफ, ट्विटर चलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है सर, और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी वाबस्तगियों के हवाले से क्या सामने आया है? क्या हुकूमत खुद अपने तौर पर भी इस मामले की तहकीकात कर रही है? देखें, ये ट्रेंड जो बना, ये पिछली हुकूमत के होते हुए 3-4 हफ्ते ये चलवाया गया और इसकी सरपरस्ती खुद की गई।
और मैं समझता हूँ कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे तो उस वक्त भी उनको अपने लोगों को रोकना चाहिए था। और आज जो किया जा रहा है, जो दबे लफ्ज़ों में नाम लिए बगैर जो बातें की जा रही हैं मगर दुनिया पे डाला जा रहा है, क्या वो चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है? क्या आज अगर ये कहा जाए कि अरकाने असेंबली जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, मियां साहब इस्तेमाल नहीं हुए, वहाँ से इल्ज़ाम लग रहा था आप लोगों के ऊपर कि पीटीआई के हैंडल्स बना के आप लोगों की तरफ से और आपके मीडिया सेल्स इसको मैनेज कर रहे हैं। तो सर आप लोग तहकीकात करवा रहे हैं इस पर ताकि इस पर क्लियर हो जाए ना, दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए। सर किरण, पहली बात तो ये है कि मैं मुनाफिक आदमी पर लानत भेजता हूँ। अगर किसी में हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की तो उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के फेक नाम से इस तरह का काम करे। लानत है उस बंदे पे। मगर ये किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना ये भी उसी ज़ुमरे में आता है कि उस पर भी लानत भेजनी चाहिए। सर अब आप लोग हुकूमत में, अब लानत से आगे का काम करना है। गंद जो है अब हुकूमत में है ना सर, अब लानत से आगे का काम करना है। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग कोई कार्रवाई भी कर रहे हैं या बस फिर लानत मलामत से ही बात खत्म हो जाएगी? नहीं किरण, पहले लानत भेज लेने दें उस पे, उसके बाद मैं फिर काम की बात करता हूँ, अगर इजाज़त दे दें तो। जी। मुझे ये बताएं कि क्या उन पर लानत नहीं होनी चाहिए? अगर लानत होनी चाहिए तो मैं अगली बात करता हूँ, एक्शन भी होना चाहिए। अदारों को डिपार्टमेंट्स हैं, मगर जिस तरह ये इस्तेमाल करते थे अदारों को इंतकाम के लिए अपने मुखालफीन पर इल्ज़ाम लगाकर, वो काम नहीं होगा। ना करना चाहिए और ना किसी बेगुनाह को पकड़ा जाना चाहिए। अदारों को भी मैं समझता हूँ कि जो 4 साल अदारों में बैठे लोग जिस चीज़ के आदी हो गए थे, अब रवैया उनको भी बदलना चाहिए। जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, जो बेगुनाह है उस पर हाथ नहीं उठना चाहिए। सही। अच्छा मियाँ साहब, ये तकरीब हलफ बर्दारी हुई शहबाज शरीफ साहब की, उसमें आर्मी चीफ क्यों नहीं शरीक हो सके? इसकी कोई वजह अब मालूम हो सकी है सर? मेरे इल्म में ये बात नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ गया नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि कौन आए थे या कौन नहीं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसको इतना समझा जाए कि वो क्यों नहीं आए। भाई दारों की नुमाइंदगी मौजूद थी। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का अब तक कोई राब्ता हुआ है? जी दोबारा सवाल करें। मैं पूछ रही हूँ अभी तक इदारों के दरमियान, वज़ीर आज़म साहब के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, स्पेशली आर्मी चीफ साहब से कोई राब्ता हुआ है मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? सर जी ये भी मेरे इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब का राब्ता हुआ है या नहीं, मगर जिस एक दिन को आज शाम हो गई है, इसमें आपने देख लिया कि वज़ीर आज़म कितने एक्टिव हैं। या आज के दिन में ही आप देख लें कि इंतज़ामी अदारों में भी कितनी बेहतरी महसूस होना शुरू हो गई है, ज़िम्मेवारी महसूस करना शुरू कर दी है अदारों में बैठे लोगों ने भी कि काम करना होगा। तो ये एक अच्छा साइन है। सर आज वज़ीर आज़म ने माहिरीन का इजलास तलब किया और इसमें तारिक फ़ातिमी मौजूद थे। सर डॉन लीक्स स्कैंडल में नाम रहा है उनका। आप नहीं समझते मियाँ साहब कि उन्हीं लोगों को दोबारा सामने लाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर आज के दिन तक तो मसालिस्तान पाकिस्तान बना हुआ है। आप ख़ारजा अमूर के हवाले से देख लें, हम तन्हाई का शिकार हैं। आप दाखिली हवाले से देख लें कि किस तरह तकसीम दर तकसीम पाकिस्तानी कौम को कर दिया गया। आप देखें इंतज़ामी ढांचे की क्या हालत है। एक दुकान पे 10 रुपए की चीज़ मिल रही है तो साथ वाली दुकान में 15 रुपए की वही चीज़ मिल रही है। कोई चेक नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, मां सवाए इसके कि किस तरह पैसा बनाना है, किस तरह पैसा लेके पोस्टिंग ट्रांसफर करनी है, मां सवाए इसके करना पड़ेगा कि किस तरह नवाजा जाएगा। पहले वो जो इल्ज़ाम लगाते थे वो हुकूमत में थे तो मैं उनसे पूछती थी कि जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसको साबित करें, नहीं साबित कर सके। सर अब आप लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो आप लोगों को भी साबित करने पड़ेंगे ना सर। अगर पैसा बनाया है तो फिर उसके बाद साबित तो करें उसको। किरण जी
किरण, मेरा ख्याल है कि आज का दिन तो माफ़ी दे दें, पहला दिन है। अभी तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर मैंने बगैर तहकीक के इल्ज़ाम साबित करना है जिस तरह होता रहा है 4 सालों में, तो फिर तो किरण मैं अभी आपको बता दूंगा कि आप पकड़ लो वो गोगी साहिबा जो थी, उनको पकड़ लें और काम आगे चल जाएगा। नहीं, फरा गोगी, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आज से पहले जो हम बातें करते थे, अब सबूत के बगैर बातें नहीं करेंगे। वो फरा गोगी हो या कोई और हो, सबूत के साथ बात। बिल्कुल ठीक है सर, तो फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं ना, तो हम जरा वो सारी बातें करते हैं जिनमें आवाम का इंटरेस्ट है। जी, ख्वाहिश बता दें। मेरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए नहीं बात होनी चाहिए। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर नैब के अलावा भी एहतसाब के अदारे बेशुमार मौजूद हैं जिनको बंद कर दिया गया था 4 सालों में। उनको अपना काम करना चाहिए, कानून अपना रास्ता बनाए, आईनी अदारे अपना रास्ता लें। ये क्या तरीका है कि आप डिक्टेट करें शहजाद अकबर के ज़रिए या किसी और के ज़रिए? सही। अच्छा मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब नैब अदालतों में जिस वक्त जाते थे सर, उस वक्त उनको कमर की तकलीफ थी, कमर की तकलीफ की शिकायत करते थे। अब माशाल्लाह जैसी वजीर आज़म बने तो उन्होंने कमर कस ली है फ़ौरन। वक्त से 2 घंटे पहले दफ्तर पहुंचकर अमले की दौड़ें लगवाई हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए कल तनख्वाह बढ़ाई, आज दफ्तर के औकातकार तब्दील किए हैं, हफ्तावार जो छुट्टी 2 हुआ करती थी अब वो सिर्फ 1 कर दी गई है। आप नहीं समझते कि ये सख्त फैसले हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी को नाराज़ कर सकते हैं? हाँ किरण, कभी सवाल ये किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब इससे पहले सेहतमंद थे और दरमियान में क्यों बीमार हो गए, और आज फिर ये सवाल किया जा रहा है कि नवाज शरीफ अब ठीक हो गए हैं जो वापस आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पहले कमर की तकलीफ़ थी शहबाज शरीफ साहब को, तो वो आज सुबह भी मीटिंग ले रहे थे, शाम को भी मीटिंग ले रहे थे। सर मैंने तो पॉजिटिविटी के साथ कहा है सर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सर मैंने तो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कहा है, पहले तकलीफ में थे लेकिन अब जब वजारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंचे तो माशाल्लाह कमर कस लिए, जबरदस्त काम कर रहे हैं सर, आगाज कर दिया है काम का। चलें किरण, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने पॉजिटिव अप्रोच से ये बात की है तो मैं भी उसी अप्रोच से आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ करम के बाद उन पर ये ज़िम्मेदारी आई है तो उनको अपनी ज़ाती तकलीफ़ें या कमर दर्द को छोड़ के कमर बस्ता हो के ये काम करने थे और करने चाहिए, जो कि नज़र आना शुरू हो गए हैं। सही। मियाँ साहब, सियासत की हंगामा खेजियों में सर मुनाफाखोर बेलगाम हुए, डॉलर सस्ता हुआ है लेकिन चीनी और घी की कीमतें बढ़ रही हैं। मईशत की बहाली के इस चैलेंज से निपटेंगे कैसे सर? महंगाई ने पिछली हुकूमत को गैर मकबूल बनाया, आप पर तो पहले ही इम्पोर्टेड हुकूमत का दाग लगा हुआ है। किरण देखें, जो मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की ज़ाती मकबूलियत थी, इस हुकूमत के होते हुए रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा था। हमने अपनी मकबूलियत को अवाम के अंदर जो थी उसको दांव पे लगा कर मुल्क के हक़ में फ़ैसला इसलिए दिया कि अगर कुछ देर और कर दी तो फिर ये मुल्क संभालने से भी नहीं संभलेगा। ये पाकिस्तान के लिए पहली कुर्बानी है। अगर इक़्तिदार की सिर्फ बात हो, आप खुद कह रही हैं कि कोई भी जमात आए, इन हालात में कोई पाकिस्तानी कौम को बेहतर रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होगी। तो फिर मियां साहब, फिर आपने बड़ा घाटे का सौदा नहीं कर लिया। पहले भी जब आप प्रोग्राम में मौजूद थे उस वक्त भी मैंने यही कहा था, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि फिर इनको अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेने देते, अपने कद से गिरते, फिर आप लोग आते, फिर मईशत को संभालते। लेकिन ये 4, 5, 6 महीने या शायद खाका नवाज़ी साहब कह रहे हैं 1.5 साल के लिए जो पूरे टेन्योर के लिए ले लिया है सर आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए नहीं मुश्किल बन जाएगा? सारा मलबा आप पे ही आ जाएगा। किरण, बात जो आप कह रही हैं, अगर सिर्फ हमें अपना मफाद अजीज़ हो, सिर्फ आइंदा इंतखाबात पर नज़र रखते, तो जो आप कह रही हैं बेहतरीन अमल यही था कि इनको पूरा वक्त करने दिया जाता और उसके बाद ये लोग जो हैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। मगर मुल्क का ये हालत कर जाते, जो कि कर चुके हैं, मज़ीद ऐसी कर देते कि कई साल लग जाते
मुल्क को संभालते संभालते मगर ना संभलता जो अगले दिनों में ये करने जा रहे थे, जो IMF से मुआहदे किए हुए थे, जिन शराइत पे किए हुए थे। पिछली हुकूमत ने पांच वजारत खजाना के कलमदान बदले थे सर, नहीं कर पाए थे डिलीवर। आप लोग फाइनल कर चुके हैं सर, वजीर खजाना होगा कौन? देखें, ये तो अगर मेरी जमात का मसला होता, हमने फैसला करना होता तो किरण मैं अभी आपको नाम बता देता, मगर क्योंकि हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत वैसे है, सर आप अगर नाम तो बताते मुझे तो सागदार साहब का नाम बताते। और भी लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब का कहते हमारी जमात के अंदर, उसके अलावा भी हैं। तो सर ये आप ही की जमात से वजीर खजाना होंगे या किसी और जमात से होंगे, इत्तेहादियों में से होंगे, ये तो बता दें। ये भी किरण इत्तेहादियों से मशावरत के बाद बताने की पोजीशन में होंगे। तो मियां साहब अभी तक इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं हुई है सर, क्योंकि ये अब तो वजारत तो कैबिनेट बननी है ना सर, तो ये तकसीम कैसे हो गया, उसका फॉर्मूला क्या होगा वजारतों का? और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी गालिबन चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांग रही है सर, इज इट राइट? आप किरण ज़्यादा परेशान आपने नहीं होना। आपको मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि हमारे दो बड़े टास्क हैं। नंबर 1 ये है कि वो जो ख़त लहराया जा रहा है ना मुख्तलिफ चौकों चौराहों में, उसको इन्वेस्टिगेट करवाना और कौम के सामने हकीकत को लाना। दूसरा हमारा बड़ा मकसद ये हुकूमत गले में डालने का ये है, साफ शफाफ इंतखाबात, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये दोनों को पहले एड्रेस करना और उसके बाद जितना इस दौरान अवाम को रिलीफ दिया जा सके। जिस तरह के पहली स्पीच में वज़ीर आज़म ने बात की तनख्वाहें बढ़ाने की, पेंशन बढ़ाने की, और जिस तरह आटे चीनी के रेट कम करने के लिए हिकमत अमली बनाने की जो बात की है, उस पर कारबंद ज़रूर रहेंगे। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तवक्को रखे कि 2-3 महीनों में 2018 की पोजीशन में आ जाएंगे, तो जहां ये लेकर आ गए हैं मुमकिन नहीं है कि हम इंतखाबात से पहले उस जगह पर भी आ सकें। ठीक सर, ये चौधरी शुजात साहब के साहबजादे और तारिक बशीर चीमा, इनको भी कैबिनेट में शामिल करने का इरादा है? हाँ किरण, देखें, अगर मेरी जाती ख्वाहिश पूछें तो मैं तो सबको वजीर बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर सर ऐसा आप एक हुक्मरान जमात को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो लेकिन मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हुक्मरान जमात नहीं है, इत्तेहादियों में बैठे हैं। इत्तेहादी जो फैसला मिल बैठ के करेंगे, उसके अलावा कोई जमात इस पोजीशन में नहीं है कि अपना कोई फैसला दे सके। मियां साहब, इत्तेहादियों से वैसे मुझे याद आया सर, MKM के गिले शिकवे दूर हो गए? वसीम अख्तर साहब ने तो कल ही के दिन कर दिए थे फौरन, बार बार याद दिला रहे हैं वो कि हुकूमत गिराते भी हम हैं, बनाते भी हम हैं। सिंध के गवर्नर के लिए किसका नाम फाइनल होने जा रहा है सर? उन्हें वजारतें कितनी देंगे? क्योंकि फरोग नसीम आपके भी वजीर कानून रहेंगे वैसे। देखें किरण, आपके इल्म में ये बात है कि हम तो डे 1 से ये ख्वाहिश रखते हैं और रखते थे भी कि फ्रेश मैंडेट के बगैर, नए इंतखाबात के बगैर, नए मैंडेट के बगैर कौम का एतमाद किसी हुकूमत को नहीं मिल सकता। मगर ये इंटरम पीरियड जो है, ये मजबूरी थी एक कि जिस तरफ वो लेकर मसरूफ जा रहे थे, उससे पाकिस्तानी कौम के लिए वापसी का रास्ता बंद हो रहा था। जी मलिक साहब, मियां साहब, ये खादिम आला अब खादिम पाकिस्तान हो गए हैं सर, तो ये जो लाहौर जैसी प्रोग्रेस कराची में भी नजर आएगी सर हमें? पिछली हुकूमत के 1100 अरब कराची वालों को देंगे? आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत में ही कराची का अमन बहाल हुआ था, हमारे दौर में ही कराची की रौनकें लौटी थीं, हमारे दौर में ही रोशनियों का शहर कराची बना था, और उसके बाद चिरागों में अंधेरा हो गया। अब दोबारा शुरू किया है तो यकीनन लाहौर तो क्या, कोयटा हो, पेशावर हो, लाहौर हो या कराची हो, हमारे सारे जो हाथ हैं, आंखें हैं,
हम तो सारे पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। मियां साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। मियां साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। इमरान खान साहब कह रहे थे कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो सर कल से वो अपनी मुहिम का आगाज कर रहे हैं, समझते हैं आप कि आने वाली हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देंगे अब वो बाहर रहकर? किरण, खतरनाक तो वो हो गया है। आपने देख लिया कि जो मुल्क की सलामती से खेलने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने मफाद के लिए तैयार हो जाए तो कहाँ गया उसका हलफ जो हम लोग उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के किसी राज से पर्दा नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मगर मसूफ जो कुछ जापान, यूरोप और अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, दुनिया का कोई मुल्क बताएं जिससे उसने अच्छे तल्लक अपने रखे हों या पाकिस्तान के रहने दिए हों। आज हम तन्हा हो गए हैं। हम तो आज आपने देखा कि कल नए वज़ीर-ए-आज़म आने के बाद वो सी पैक जिसको रोल बैक कर दिया गया था, चीन की तरफ से भी कह दिया गया और खुश आमदेद कहा गया। ये तो कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की, तो चाइना क्यों आ गया भाई आपके लिए? फिर तो ये होना चाहिए था कि अमेरिका ने अगर इसके खिलाफ साजिश की थी तो चीन को आपकी मदद के लिए आज बयान नहीं देना चाहिए था या नेक ख्वाहिशात का इजहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम तो अमेरिका नवाज थे। तो चीन क्यों आ गया भाई? सऊदी अरब क्यों आ गया? अब वजीर आजम साहब ने कह दिया है ना, लेटर गेट की तहकीकात का आगाज हो रहा है, तो फिर आ जाएगा उसमें सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर लतीफ़ साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे आप। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद इकबाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। वलीद साहब, इमरान खान साहब कल पेशावर से अपनी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं अभी? सरप्राइजेस का तो इशू नहीं है जी। अब तो असल हकीकत है जो सबके सामने आया है कि अवाम जो है वो उनमें बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। मैंने तो अपने आंखों से उसको लाहौर में देख लिया, इधर लिबर्टी राउंड अबाउट में, और फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप देख रहे हैं ज़ईफ़ लोग, यहाँ तक कि अब मुझे अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है इस तरह की बातें सुनते हुए भी कि किस तरह के लोगों के दिल दुखे हुए हैं कि एक खातून, ज़ईफ़ खातून कह रही हैं और आप दीदा हैं, आंसू रवा हैं, उनके रुखसारों पे छलक रहे हैं आंखों से गिर कर, और वो कह रही हैं कि मुझे तो 16 दिसंबर 1971 की तरह का समा लगता है। यहाँ तक लोगों के अंदर अफसोस, गुस्सा, गम, और ये पाया जा रहा है कि किस तरह ये चंद दिनों, चंद हफ्तों में एक अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करके इस मसनूई तरीके से, और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो मुसल्लत की गई है, और इसका अब कोई हल नहीं है। इसको जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है इमरान खान साहब, चेयरमैन PTI ने कहा कि ये एक शख्स जिसके ऊपर सुबह के वक्त जो है फर्द जुर्म आयद होना है कि 16 अरब रुपए ये चपरासियों की और ये जो छोटे छोटे मैनेजर्स हैं उनके अकाउंटों में से राउट होकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक मकसूद चपरासी के अकाउंट से जो है वो 4 अरब रुपए जो है वो राउट हुए हुए हैं और लॉन्डर हुए हुए हैं, और वही आदमी जो है इस मुल्क के वजीर आजम के तौर पे हलफ ले रहा है। इससे बड़ी तौहीन जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है? उसके जो पार्लिमान के जो निचला ऐवान है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कौमी असेंबली, उसकी तौहीन। और इसीलिए डिप्टी स्पीकर ने भी कहा कि उनका ज़मीर नहीं इजाज़त देता इस चीज़ की, और फिर तमाम जो PTI के मेंबरान हैं वो मुस्ताफ़ी होकर चले गए। और इसका वाहिद हल जो है ऐसी सूरत हाल में, वाहिद हल यही है कि फौरी इलेक्शन हो, आईन के मुताबिक असेंबलियां तहलील की जाए और इलेक्शन हो। कुछ फुटेजेस सामने आ रही है मेरे, अभी मैंने ट्विटर पर सर देखी है, या जो मुनहरिफ अराकीन हैं आपके, उन लोगों की तरफ से एक बुजुर्ग शहरी को अभी मारा गया है। किसी होटल की वो फुटेज है, निजी होटल की, गालिबन इफ्तार वगैरह का वो वक्त है, और वहाँ पर ये सब कुछ किया गया है।
कहीं पर आप लोग नहीं समझते कि आप लोगों के अपने स्टेज से, इमरान खान साहब की तरफ से और आप लोगों के दीगर लोगों की तरफ से इस मामले को इतनी ज़्यादा हवा दे दी गई है कि अब ये तसादुम की कैफियत पैदा हो रही है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। खैर, बुजुर्ग शहरी को मारा गया, ये काबिल मजम्मत अमल है, लेकिन इतना ज़्यादा आवाम को तशद्दुद के ऊपर उभार दिया आप लोगों ने, ये नारे लगा लगा के कि वो जहाँ कहीं बैठे हुए हैं उनको गद्दार गद्दार के कलमात कहे जा रहे हैं और फिर ये मारपीट का, तसादुम का मामला शुरू हो रहा है। आप नहीं समझते कि ये सर गलत हो गया है? जी, मैंने वो फुटेज जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं मैंने तो अभी तक नहीं देखी। किसी बुजुर्ग शहरी को जिस किसी ने भी उनकी जान ली है और तशद्दुद के ज़रिए किया है, कतई तौर पे ये नाकाबिल कबूल बात है और इसकी मैं तो मज़म्मत करता हूँ। मुझे यकीन है कि किसी ने इनफरादी सतह पर कोई इस तरह का हरकत कर दी हो, कोई भी अगर कॉल दी है चेयरमैन इमरान खान ने, कोई भी अगर अवामी राब्ते की मुहिम पे वो निकल रहे हैं या एहतजाज करने की बात की है, तो वो आइन और कानून के मुताबिक है। और जो पाकिस्तान का आइन एक बुनियादी हक जिसका वादा करता है, वो आइन के आर्टिकल 16 में पाया जाता है कि पुरअमन एहतजाज हो, पुरअमन इज्तिमात पर और गैर मुसल्लह, जिसे कहते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये हमारे आइन के अल्फाज हैं आर्टिकल 16 के। उसके अलावा और कोई जो है तरीक़ाकार जो है उसका जिक्र नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप आई होती, आई डोंट नो आप कौन से शहर में, लाहौर में होती हैं आप, इतवार की रात होती, लिबर्टी राउंड इस्लामाबाद में थी, मैं अभी कराची में हूं, मैंने इस्लामाबाद में देखा है, बिल्कुल देखा है, F9 वाला सारा का सारा रोड मैंने बिल्कुल विटनेस किया। मैंने ऐसा समुंदर नहीं जी, मैंने ऐसा समुंदर नहीं देखा लोगों का। और फिर मैं जब अपना काफिला एक लेके आया एक लाहौर के एक हिस्से से, तो वो तो हम थोड़ी सी मोबिलाइजेशन जो कर रहे थे, वो तो मोबिलाइजेशन की जरूरत नहीं थी। लोग बच्चों को गोद में उठा उठा के ला रहे थे, फैमिलीज आ रही थी। एक गाड़ी से एक बच्चा उतरा, टीनेजर 12-14 साल का, वॉकर लेके, डिफरेंटली एबल्ड था। उसके माँ बाप हमको देखा तो उन्होंने कहा सर आप इनको ले जाएं, वो अंदर आगे जाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी, बहुत ज्यादा रश है, बहुत हजूम है, ये धक्के पड़ रहे हैं, इनको यहीं पे रखें। आपने अपना एहतजाज रजिस्टर कर लिया, तो आप देखें कि लोगों के जज्बात जिस तरह से हैं, और ये जो बच्चे अपनी गोद में उठा के आएंगे, ये लोगों को मारेंगे, ये लोगों के गले घोंटेंगे। मशवरा समझ लीजिएगा सर, अदना सा मशवरा है ये कि आप लोगों के स्टेज से आवाज लगनी चाहिए कि बिल्कुल यकजहती का इजहार करें इमरान खान साहब से। लेकिन ये जो तसादुम किसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसकी वजह से सामने वाले भी इश्तियाल में आ रहे हैं, मारम पीट हो रही है, बुजुर्ग शहरी बेचारे उनको मारा जा रहा है, ये सब ना हो सर, ये आपके स्टेज से होना चाहिए। अब आप मुझे बता दें, पीटीआई की रैलियों में सर इदारों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पोस्टर्स का मामला है सर, ये पार्टी क़यादत की नज़र से गुजरा है? नहीं जी, कुछ मैंने भी लोगों ने प्लेकार्ड्स बना के उठाए हुए थे, कुछ इस तरह के थे। मेरे ख्याल में इदारे का तो उसमें जिक्र किसी में नहीं आया, कोई इनफरादी अफराद के ऊपर कोई बात उठाई जा रही थी। लेकिन कतई तौर पे आपने देखा कि शाह महमूद साहब ने जो पार्टी के बिहाफ पे आखिरी तकरीर जो असेंबली में इस्तीफों से पहले की थी, उसमें भी कल मैं रात एक गैर मुल्की चैनल को बड़े वाज़ेह तौर पर नाम लिख कर प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं सर, नाम लिख कर प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे सर। मेरी अर्ज सुन लें जी, वो मेरी अर्ज सुन लें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शाह महमूद साहब ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कल, मैं शाम को उसी को एक फॉरेन चैनल ने भी मुझे पूछा, मैंने उसका यही जवाब दिया। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सलूट करते हैं जी। और जिस तरह से वो हम रात को सुकून से सोते हैं क्योंकि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जी, अंदरूनी जो है दुश्मन उनसे खिलाफ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन आइन में उनका जो दायरा है वो वज़ा है जी, कि उनका काम पाकिस्तान की सरहदों का हिफाजत करना है, और सिविल हुकूमत के बुलाने पर कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को ना कंट्रोल कर सके तो उसमें मदद करना है। ये आइनी तकाजा है और ये उनका आइनी इख्तियार यहाँ तक ऑन रिकॉर्ड बार-बार ये बात कह चुके हैं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसका साथ देना चाहिए, ये उनका आइनी तकाजा भी है। तो सर अब आप लोगों को इस बात पे सपोर्ट करना चाहिए कि अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट का इदारे अगर साथ देते हैं। सर मुझे ये बता दें, आप लोग विफाक से इस्तीफा दे रहे हैं सर, लेकिन आप लोग सेनेट से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उससे इनकार कर चुके हैं, इसकी कोई खास वजह है वलीद इकबाल साहब? मुझे तो उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, अभी तक कोई ऐसा कॉल नहीं आई। मैं आपको वैसे अर्ज कर दूं, सेनेट एक परमानेंट बॉडी होती है जी, और जी। जो इस्तीफों का सिस्टम है, देखें अगर आप जायजा लें इस सारी मौक़िफ़ का, मौक़िफ़ क्या है कि जी हमने आम इंतखाब कराना है, आम इंतखाब हो और फौरी हो,
और पाकिस्तान के आइन में भी है कि एक बार ये असेंबलियां तहलील कर दी जाएं अपनी मुद्दत से पहले, तो 3 माह के अंदर अंदर फर्ज है इलेक्शन कमीशन का कि वो, और मैक्सिमम 3 माह में वो 2 कर लें, 2.5 कर लें, 1.5 कर लें, 3 माह मैक्सिमम। वलीद इकबाल साहब, इलेक्शन की जल्दी क्या है? सेनेट और सेनेट जो होता है, सेनेट में तो आम इंतखाब होता ही नहीं है, वो तो सूबाई असेंबलियां इलेक्ट करती हैं। सेनेट से हमारे अरकान ने इस्तीफा दिया तो जो सूबाई असेंबलियों में बैठे वो नया सेनेटर मुंतखब कर लेंगी, उससे तो फायदा कोई नहीं होगा। फौरी इंतखाब कराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई और जिस तरह से ये तब्दीली लाई गई, ये रजीम चेंज जिसको कहा जाता है, ये जो अब मौजूदा सेटअप है, इसको ना पीटीआई और ना उसके वोटर्स और पाकिस्तान की आवाम और आपने देख भी लिया 2 दिन पहले। और इकबाल साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विक ब्रेक ले रही हूँ, वापस आती हूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन MKM से मुझे ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ख्वाजा इजहारुल हसन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। वज़ीर आज़म कल दौरा कर रहे हैं कराची का, बहादराबाद भी मुतवक्का है उनकी आमद? जी हाँ, कल प्राइम मिनिस्टर साहब मज़ार कायद जा रहे हैं हाजिरी के लिए, और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई उनके हमरा इस्लामाबाद से उन्हीं की एयरलाइन में उन्हीं के साथ मज़ार कायद पहुंचेंगे और वहां से चीफ मिनिस्टर हाउस और फिर बहादराबाद MKM के मरकज आने का उनका प्लान मतलब। दौरा कराची वजीर आज़म का अपना फैसला है या MKM ने इसरार किया है उनसे? देखिए, खुशी की बात यह कि वजीर आज़म साहब ने ओथ लेने के बाद खुद ही इसका इजहार भी किया, और अल्लाह का शुक्र है कि इस बार 3.5 साल में वेट नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने दूसरे ही दिन तमाम जमातों के दफातर जाने का प्लान बनाया। आज भी पार्लियामेंट लॉजेस में तमाम जमातों के पास गए थे, और कल भी चीफ मिनिस्टर हाउस के बाद MKM के मरकज तशरीफ लाएंगे। गवर्नर और वजारतों के लिए क्या फाइनल किया गया MKM से? देखें, अभी तो वो खैर सगाली तौर पर तशरीफ लाए थे, हतमी तौर पर गवर्नर और वजारतों की कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, अगर काबीना में जाने का कोई फैसला हुआ जो कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश भी है, तो यकीनन इस पर भी मशावरत होगी। फिलहाल कोई हतमी फैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नहीं किया, ना ही वजारतें उसकी तरजीहात में शामिल की। अच्छा, अब क्या फरोग नसीम शहबाज शरीफ के भी वजीर कानून होंगे? वैसे पार्टी का फैसला है, क्योंकि फरोग नसीम साहब PTI प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के चॉइस पे थे, पार्टी की चॉइस पे नहीं थे। तो पार्टी से अगर नाम मांगा जाएगा तो यकीनन पार्टी इसमें तय करेगी कि कौन सा साथी अहल है या किसको ये एतमाद पार्टी देगी, तो वही फिर काबिल। हाँ साहब, आज आप कह रहे हैं फरोग नसीम इमरान खान की चॉइस थे, इससे पहले कहते थे कि एक खास हल्के की पसंद पर वजारत मिली है, ये MKM की वजारत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा मकसद पूरा यही है कि वो वजारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उनका इंतखाब किया गया था, बहैसियत तो वजीर MKM ने उनको प्रपोज नहीं किया। गवर्नर सिंध के लिए कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर हैं? वजारतों के लिए किस किस के नाम दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ही संजीदगी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नर सिंध या वज़रा के लिए पार्टी के अंदर अभी तक कोई मशावरत नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, 1-2 दिन में मुतवक्को है। लेकिन गवर्नर सिंध के लिए ताहाल हमारी तरफ से अभी कोई इसमें न मुतालबा हुआ है और न ही पेशकश। ख्वाजा साहब, क्या इस बार कराची को विफाक के ऐलान करदा 1100 अरब रुपए मिल जाएंगे? विफाक के दीगर पेंडिंग मंसूबों पर काम होगा? हमारे मुआहदे के अंदर ये शामिल है कि जो पिछली हुकूमत में जितनी भी रकम मुख्तस की गई है, अब उससे आगे मजीद रकम मुख्तस की जाएगी, और दोनों जमातें बैठकर कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसमें जो बजट आएगा अगला, उसमें खातिर खा हम कोशिश करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए भी कराची की महरूमियों को एड्रेस किया जा सके। कराची में PTI की हिमायत में जो मुजाहरे हो रहे हैं, क्या MKM पाकिस्तान इससे दबाव महसूस कर रही है? कि आपको लगता है कि MKM ने अवामी उमंगों के बरखिलाफ गलत फैसला किया है?
नहीं जी, किसी किस्म का दबाव नहीं है, बल्कि शायद जो एक साल से हम सोच रहे थे और बीच में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा भी दिया था बहैसियत वजीर, और फिर दोबारा हमें मजबूर किया गया तो अमीन उल अकबरी वजीर आए। तो बहुत अरसे से सोच रहे थे हुकूमत से अलहदा होने का। तो ये रैलियां, ये न सिर्फ लेकिन अच्छा ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे ना, जलाना, पाकिस्तान का परचम जलाना, पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाना और पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को सोशल मीडिया पे मतून करना, मैं समझता हूँ ये तो हमारे फैसले को मजीद तक़वियत पहुंचा रहा है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रगात मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।